नमस्कार. The next topic of states of matter, या gaseous state is गैस लॉस. पढ़ो क्या लिखा हुआ है बेटा. गैस लॉस. धनिया आलू प्याज नहीं लेना है, सब है. गैस लॉस. गैसेस कुछ लॉस को फॉलो करती हैं, दैट्स व्हाई दीज लॉस आर कॉल्ड गैस लॉस. अब देखो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 गैस लॉस हैं. कितने? 4. 4 गैस लॉस. ठीक है. हर गैस लॉस में क्या होगा कि कुछ ऐसा बोलेगा. कैसा बोलेगा? सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस. सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस जैसे उसने बोला, इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? वेट फिक्स हो गया. एक तो वेट को फिक्स कर देगा. दूसरा, वेट को छोड़कर जो बाकी 3 पैरामीटर बचे, कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. इन तीनों में से किसी एक को और फिक्स कर देगा. इन तीनों में से किसी एक को और फिक्स कर देगा. तो 4 पैरामीटर में 2 पैरामीटर फिक्स हो गए. मास फिक्स, इन तीनों में कोई एक फिक्स, तो बचे 2. उन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा. जैसे मास टेम्परेचर फिक्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन. मास वॉल्यूम फिक्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन. मास प्रेशर फिक्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन. समझ में आ गया? हर लॉ पे यही होने वाला है. तो जो फर्स्ट लॉ है दैट इज नेम्ड एज बॉयल्स लॉ. पढ़ो क्या लिखा हुआ है? बॉयल्स लॉ. यही सेम लॉ तुमने वहाँ पर भी पढ़ा था. कहाँ पर? सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वहाँ पर पढ़ा था. इसका नाम था बॉयल्स वॉन हॉफ लॉ. क्लियर? बॉयल्स लॉ देखो क्या कहता है. बॉयल्स लॉ कहता है कि फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ इज अप्लीकेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर. समझ में आया इतना? क्लियर. तो फिर से पढ़ो. फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. जो गैस का प्रेशर होता है ना, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम. प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम. मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस कंप्रेसिबल होती है, कंप्रेस हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा. गैस का प्रेशर कम करेंगे, गैस का प्रेशर कम करेंगे तो गैस एक्सपेंड कर जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. तो प्रेशर वॉल्यूम के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. कब कब? जब टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है. टेम्परेचर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है. इसी से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. पी वी इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट. मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है. अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट. प्रेशर को कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा. दैट मीन्स वी कैन से दैट कि P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2. ये याद होना चाहिए सभी को. न्यूमेरिकल्स बनना चालू हो जाएगा यहाँ से. देखो कैसे. P1 प्रेशर पे वॉल्यूम V1 था, प्रेशर को बढ़ा के P2 कर दिया तो वॉल्यूम घट के V2 हो जाएगा. वॉल्यूम घट के कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा. बात समझ में आया इतना? कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? नहीं. क्लियर? ओके. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. अगर प्रेशर में वेरिएशन आएगा तो वॉल्यूम में भी वेरिएशन आ जाएगा. कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं. ठीक है. अब आगे देखो. अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे कुछ ग्राफ्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. जैसे पहला ग्राफ देखो. फर्स्ट ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में. किसके किसके बीच में? प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व. तो प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. क्या होता है बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो कुछ ऐसा ग्राफ चलेगा. प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. समझा कि नहीं समझा? समझा. कब? जब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट. और ऐसा ग्राफ पी वर्सेस वी ग्राफ जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसे हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं. आइसो का मतलब सेम, थर्म, थर्म मतलब कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड है. आइसोथर्म. क्वेश्चन, व्हाट इज आइसोथर्म? अ पीवी कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म. समझा कि नहीं समझा? मैंने कहा कि इस पॉइंट का टेम्परेचर टी ए है, इस पॉइंट का टेम्परेचर टी बी है. तो टी ए और टी बी दोनों टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा? आप कहेंगे सर दोनों टेम्परेचर बराबर होंगे, क्योंकि ये ग्राफ बना ही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर. समझा कि नहीं समझा? समझा. कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं. ओके. ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके. नेक्स्ट ग्राफ देखो. अगला ग्राफ है प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम के. अब प्रेशर वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन 1/वॉल्यूम की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. ऐसा जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगला ग्राफ, कोई कहता है कि सर पीवी वर्सेस पी ग्राफ चाहिए या पीवी वर्सेस वी ग्राफ चाहिए. तो आप सब जानते हैं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये हमेशा कांस्टेंट होता है. पी इंटू वी इज ऑलवेज कांस्टेंट.
इधर से इधर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, P इंटू वी विल बी कॉन्स्टेंट। प्रेशर और ज़्यादा, वॉल्यूम और कम, P इंटू वी अगेन कॉन्स्टेंट। समझा कि नहीं समझा? तो पी वी वर्सेस पी या पी वी वर्सेस वी ग्राफ हमेशा क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, आगे देखो। P1 V1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा आप लोगों ने? P2 V2। सब जानते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से अगर वॉल्यूम निकाला जाए तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो वॉल्यूम की वैल्यू को यहाँ पर मैं प्लेस करने जा रहा हूँ। P1 V1 विल बी इक्वल टू M बाई D1, क्योंकि मास तो फिक्स है ना। P2 M बाई D2। यहाँ से M M क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, M कैंसिल आउट हो गया, तो मिला क्या आपको? P1 बाई D1 is equal to P2 by D2. That means we can say that P by D is equal to constant. P by D is equal to constant. समझा कि नहीं समझा? समझा। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सही बात है, फील करेंगे इसको। प्रेशर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेंसिटी के। समझ गए इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? बॉयल्स लॉ। क्लियर? अब इसी बॉयल्स लॉ में आगे देखो कुछ और भी चीज़ें धीरे धीरे मैं आपको सिखाता हूँ। आप ही ने बोला कि सर ये करंट कहाँ से लग रहा है यार? नहीं नहीं, P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। मैंने कहा सही बात है। आपने कहा सर एक काम करो, लॉग P वर्सेस लॉग V ग्राफ बनाओ, लॉग P वर्सेस लॉग V ग्राफ बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, लॉग ले लेते हैं। लॉग P प्लस लॉग V विल बी इक्वल टू लॉग के। लॉग V उधर लेकर जाओ, लॉग P विल बी इक्वल टू माइनस लॉग V प्लस लॉग के। इट इज़ अ वाई एक्सिस, इट इज़ एक्स एक्सिस, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ देखो, किसके किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं बेटा हम लोग? लॉग P वर्सेस लॉग V, लॉग P वर्सेस लॉग V। वाई एक्सिस में एक इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस में एक इंटरसेप्ट है लॉग के नाम का। एम 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 क्या है? स्लोप। एम कितना है? -1। स्लोप निगेटिव है, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। स्लोप निगेटिव, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। स्लोप निगेटिव है इसलिए थीटा ये वाला थीटा नहीं होगा, ये वाला थीटा होगा। स्लोप निगेटिव है ना, तो थीटा वो वाला थीटा होगा। थीटा होगा कितना? तो सब जानते हो बेटा कि m इज इक्वल टू होता है, m इज इक्वल टू स्लोप, m इज इक्वल टू टेन थीटा, और m की वैल्यू है -1। तो थीटा 45 पे +1 होता है, तो 90 और जोड़ दो, मतलब 135 पे -1 हो जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी? 135 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? तो ये ग्राफ आया लॉग P वर्सेस लॉग V। समझ में आया इतना? ठीक, ओके। अब इसी में अगला ग्राफ देखो, माइनस की प्रॉपर्टी यूज़ करो तो माइनस वी की पावर -1 हो जाएगा। वी की पावर -1 मतलब ये 1/v है। तो अगला ग्राफ देखो किसके किसके बीच में बन सकता है। मैं पेस्टर में करने वाला हूँ, आप सब लोग लिख लें वीडियो पॉज करके। ठीक है, ओके। अगला ग्राफ किसके किसके बीच में बन सकता है? तो नेक्स्ट ग्राफ विल बी इक्वल टू लॉग P इज इक्वल टू माइनस लॉग V था ना, तो मैंने इसको लिखा log 1/v प्लस लॉग के। ओके, this is again y is equal to mx plus c between log p and log 1/v, log p and log 1/v। y एक्सिस में एक इंटरसेप्ट है log k नाम का, स्लोप पॉजिटिव है, m 1 है ना, m की वैल्यू कितनी है? 1। स्लोप पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें से ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि m क्या होगा तो आप कहेंगे सर m tan थीटा होता है, और m की वैल्यू 1 है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये जो लॉ पढ़ा आपने, ये बॉयल्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बाद जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब चार्ल्स लॉ में समझते हैं चार्ल्स लॉ क्या है। तो फिर से वहीं से चालू होगा। फॉर अ सर्टेन amount of gas,
फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या बेटा गैस एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें देखो प्रेशर कांस्टेंट था, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो बचा क्या क्या, वॉल्यूम टेम्परेचर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम directly proportional to absolute temperature, that means we can say that V by T is equal to constant। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, V2 इधर लेकर आओ, V1 अपॉन V2, T1 उधर लेके जाओ, T1 अपॉन T2। मतलब जो टेम्परेचर का रेशियो आएगा वही किसका रेशियो आएगा, वॉल्यूम का रेशियो आएगा। समझा कि नहीं समझा। तो चार्ल्स लॉ क्या है, at constant pressure for a particular amount of gas, at constant pressure for a particular amount of gas, pressure constant, बचा क्या क्या, volume and temperature। volume of a gas is directly proportional to the absolute temperature, volume of a gas is directly proportional to the absolute temperature। समझा कि नहीं समझा, समझा। अब ये चीज़ यहाँ से ख़त्म होती है, स्टॉप कर सकता हूँ मैं इसको यहाँ से। लेकिन एक सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए ये कहाँ से आया, ये लाइन कहाँ से आई, इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। छोटा सा क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंट। समझा कि नहीं समझा, ठीक। अब एक्सपेरिमेंट देखो, इस एक्सपेरिमेंट में कहा गया, क्या कहा गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस थी। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जो गैस है ना, वो 273 ml वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही थी। तो व्हाट इज 273 ml, तो आप कहेंगे सर 273 ml वॉज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया इतना, ओके। फिर से बोलता हूँ, एट 0 डिग्री सेल्सियस अ गैस ऑक्यूपाइज 273 ml ऑफ वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया, ओके। आगे समझते हैं। अब इस गैस का वॉल्यूम 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने पे, कितने डिग्री सेल्सियस से चेंज करने पे, 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने पे 1 ml से चेंज हो जा रहा था। मतलब अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज कर रहे थे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज कर रहे थे, तो 1 ml वॉल्यूम चेंज हो जा रहा था। मतलब अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री से, ये एक्सपेरिमेंट है, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम 1 ml से बढ़ जा रहा था। और अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से कम कर रहे थे तो वॉल्यूम 1 ml से कम हो जा रहा था। एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया, फॉर ईच डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, क्या बोला मैंने, फॉर ईच डिग्री सेल्सियस, ईच डिग्री सेल्सियस change in temperature, for each degree celsius change in temperature volume change by 1 ml, 1 ml। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करो तो वॉल्यूम 1 ml से चेंज हो जा रहा था। अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो 2 ml, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो 10 ml। मतलब अगर मैंने वॉल्यूम को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, गलत, टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो वॉल्यूम 2 ml बढ़ गया था, मतलब 275 ml हो गया था। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 1 ml बढ़ता है। तो फिर से बोलता हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 1 ml बढ़ेगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे बेटा 10 ml बढ़ेगा। तो 273 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 283 ml हो जा रहा था। बोलो सही है कि गलत है, सही। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करने पर वॉल्यूम 1 ml से चेंज हो रहा था। समझा कि नहीं समझा, समझा। अब मैं आपको बताता हूँ ये 1 ml क्या है, 1 ml क्या है। तो 1 ml इज द 1/273 पार्ट ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। What is 1 ml? 1/273 पार्ट ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। बताओ मुझे, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना, 273, 273, 273 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 1, 1। समझा कि नहीं समझा, समझा। तो ईच डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम इज चेंज बाई 1/273 पार्ट ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस।
अगर किसी ने ईच डिग्री सेल्सियस चेंज ना किया, टी डिग्री सेल्सियस चेंज कर दिया, टी डिग्री सेल्सियस चेंज कर दिया, तो वॉल्यूम कितने से चेंज हो जाएगा? 1/273 पार्ट ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई टी। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्लस वाला चलेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो माइनस वाला चलेगा, टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो ये दोनों ही बातें सही हैं। अब दोनों से मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, प्लस और माइनस में से एक को उठा लूँगा। किसको? प्लस को उठा लिया। किसको उठा लिया? प्लस को। अब अगर प्लस को हमने उठाया तो देखो क्या होगा, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग इसको? कुछ ऐसा लिखेंगे, गौर करो। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273 इंटू टी, 273 इंटू टी। इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए। 1/273 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1/273 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा जब आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करेंगे। अगर आप टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? टी से। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो मैंने प्लस वाला केस उठाया। समझा इतना? ठीक है। अब देखो, यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ से चालू करेंगे यहाँ पर पहुँचेंगे। क्लियर है? चालू करते हैं यहाँ पर। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट कॉमन ले लो, वी नॉट क्या ले लिया? कॉमन। और 273 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 273 प्लस टी डिवाइड बाई 273, डिवाइड बाई 273। समझ में? आगे बढ़ते हैं। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट। अब 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस, मतलब ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस। अरे यार, टी डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस है ना, वापस पूछता हूँ, ये डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 273 भी क्या है? व्हाट इज 273? तो आप कहेंगे सर ये भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझे? समझे। 273 क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, यही 273 केल्विन है। क्लियर हो गया तो? ठीक, ओके। अब एक काम करो, इसको टेम्परेचर को इधर ले करो। वी टी डिवाइड बाई टी टी इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई टी नॉट। दैट मीन्स वी कैन से दैट वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वी बाई टी इज इक्वल टू, देखो वही आ गया, वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Hence proved, hence proved वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। बात समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके। अब अगर इतनी बात समझ गए आप तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? ग्राफ। ठीक है, तो जरा ग्राफ देखो। अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला ग्राफ, वॉल्यूम और ये टेम्परेचर, ध्यान रखना, ये कौन सा टेम्परेचर चल रहा है? कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो लॉ बिल्कुल आसान था, बस हम डेरिवेशन में घुस गए। और डेरिवेशन में घुसे किस लिए? सिर्फ इस चक्कर में, वॉल्यूम किस फ्रैक्शन से इंक्रीज कर जाता है? टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है बाय द फ्रैक्शन ऑफ 1/273 ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। समझा कि नहीं समझा? ठीक। अब मैंने कहा कि बताओ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाओ, और टेम्परेचर केल्विन पे है, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आएगा, और ये होगा 0 केल्विन। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये 0 केल्विन होगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट, ड्यूरिंग होल ऑपरेशन प्रेशर विल बी कांस्टेंट। V by T graph at constant pressure, this is called isobar। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आइसोबार। समझ में आया इतना? ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं फिर से अपने इसी पेज पे। इस कॉल्ड आइसोबार। अब यहीं पर मैंने एक और ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ था बेटा V बाई टी, लेकिन T डिग्री सेल्सियस में था। T किस में था? डिग्री सेल्सियस में। अब वॉल्यूम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता नहीं, वॉल्यूम
एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन स्केल के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ या ना? तो ये तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ये सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। इसके कहीं पहले -273 डिग्री सेल्सियस आएगा, और जहाँ पर -273 डिग्री सेल्सियस आएगा वहीं पर 0 केल्विन होगा, वहीं पर क्या होगा, 0 केल्विन। समझा कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं। तो ग्राफ तो 0 केल्विन से ही स्टार्ट होगा, वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ तो 0 केल्विन से ही चालू होगा, ग्राफ ऐसा जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। तो ये है 0 केल्विन, और ये है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही V0 है, यही क्या है, V0 है। समझा कि नहीं समझा? दिस इज 273 ml, 273 ml। 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 273 ml होता है, बिल्कुल होता है। वापस पूछता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस में किसी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 273 ml। समझा कि नहीं समझा? अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो 274, 1 डिग्री और बढ़ा देंगे 275, 1 डिग्री और बढ़ा देंगे 276, 1 डिग्री कम कर देंगे तो 272, 1 डिग्री और कम कर देंगे 271। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ओके। ये जो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस है ना, इसे हम लोग एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। ये मिनिमम टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस ये मिनिमम टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। बस समझे कि नहीं समझे? कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं। इस टेम्परेचर पर एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल मॉलिकुलर मोशन स्टॉप, जितना भी मॉलिकुलर मोशन होता है वो सब क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स कितना, जीरो। समझे कि नहीं समझे? सब कंडेंस हो जाता है, गैसेस पूरी क्या हो जाती है, कंडेंस, सॉलिडिफाई हो जाएंगी, गैस का वॉल्यूम नहीं रहेगा, गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। और इंट्रोपी मतलब रैंडमनेस भी जीरो हो जाएगी, रैंडमनेस भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वापस, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? इट इज़ अ मिनिमम टेम्परेचर। अगर कोई गैस एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंच गई है तो ऑल मॉलिकुलर मोशन स्टॉप हो जाएगा, मतलब गैस कोई भी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, जीरो। और गैस के मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन भी खत्म हो जाएगा, मॉलिकुलर मोशन खत्म मतलब रैंडम मोशन खत्म, मतलब उसकी रैंडमनेस खत्म, मतलब इंट्रोपी बिकम्स जीरो। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके। अगर इतना समझ गए तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वी बाई टी इज कॉन्स्टेंट, मतलब V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब v की जगह मैं लिख सकता हूँ m/d1 T1 इज इक्वल टू m/d2 T2। m कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा यहाँ से आएगा d1 T1 इज इक्वल टू d2 T2। समझ में आ रहा? डेट मीन्स d इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डेट मीन्स डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो दूर दूर जाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी, रैंडम मोशन कम होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। समझा कि नहीं समझा? तो अभी भी पिछले लॉ में पढ़ा था कि डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डेंसिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सही है, प्रेशर बढ़ाएंगे पास आएंगे, डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे दूर दूर भागेंगे, एनर्जी ज़्यादा हो गई उनकी, दूर दूर भागेंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके। तो ये जो लॉ पढ़ा आपने, ये लॉ कौन सा लॉ था बेटा? नाम था इसका चार्ल्स लॉ। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। मैं एक बार पूरा रख देता हूँ अच्छे से, आप इसे छाप लें। ओके। इसके बाद थर्ड लॉ आएगा, तीसरा लॉ, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड गैलुसैक्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? गैलुसॉक्स लॉ। इसी का दूसरा नाम है पीटी लॉ, गैलुसॉक्स लॉ या फिर पीटी लॉ। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो फॉर अ सर्टेन, वही कहानी चलेगी, फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस
एट कांस्टेंट। अब देखो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, तो पीटी लॉ में क्या कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट तो बचा क्या क्या, क्या क्या बचा, प्रेशर और टेम्परेचर। तो प्रेशर is directly proportional to absolute temperature. Pressure is directly proportional to absolute temperature. That means we can say that P by T is equal to constant. That means P1 upon T1 will be equal to P2 upon T2. कितना आसान है। इसी को आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, P1 upon P2 is equal to T1 upon T2। जो टेम्परेचर का रेशियो वही किसका, प्रेशर का रेशियो। क्वेश्चन T1 टेम्परेचर पे प्रेशर P1 था, तो T2 टेम्परेचर पे प्रेशर कितना हो जाएगा, तो फार्मूला लगा लो यार, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 या P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये सारे लॉस याद होने चाहिए आपको, ठीक है। मैं एक बार फिर से सबको कंबाइन कर दूंगा, आसानी से याद हो जाएंगे। अब ये तो बात हुई डायरेक्ट लॉ की। अब एक्सपेरिमेंट कैसे आया था, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे चार्ल्स लॉ में आया था। वहाँ तुमने क्या लिखा था, वहाँ लिखा था VT इज इक्वल टू V0 प्लस 1/273 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू टी। वैसे ही प्रेशर ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस increases by the fraction of 1/273 part of pressure at 0 डिग्री सेल्सियस इंटू टी। वही है, कुछ नया नहीं है, सेम एक्सपेरिमेंट था। वो वॉल्यूम के लिए था, ये टेम्परेचर के लिए था। अब अगर इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो बेटा ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू P0, अंदर हो जाएगा 273 प्लस टी डिवाइड बाई 273। यहाँ से आएगा पी टी इज इक्वल टू P0, पी टी इज इक्वल टू P0 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमें मिला पी टी अपॉन टी टी इज इक्वल टू P0 अपॉन T0। दैट मीन्स P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चेक कर लो वही आया कि नहीं आया, आया। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, नहीं। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, तो आप कहेंगे सर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, इतना याद रखो। और यहाँ पर इसे याद रखो 1/273 पार्ट ऑफ प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय, वॉल्यूम के केस में क्या था, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1/273 पार्ट ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑन ईच डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑन इंक्रीजेस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझा कि नहीं समझा, समझा। ओके। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि एक ग्राफ बनाओ और वो ग्राफ बनाओ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में, तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। इस ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट है और ऐसा पीटी कर्व जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो वो आइसोकोर कहलाता है। क्या कहलाता है, आइसोकोर कहलाता है। समझ में आ रहा है इतना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। क्लियर। तो ये गेली-सॉक्स लॉ हुआ। गेली-सॉक्स लॉ के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आता है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। कौन आता है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो नेक्स्ट देखो और ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट वन इज आइडियल गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ से आपने पढ़ा कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। गेली-सॉक्स लॉ या फिर पीटी लॉ से आपने पढ़ा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर दोनों लॉ को हम मर्ज कर दें तो ये कुछ ऐसा आएगा, प्रेशर proportional to T by V. That means we can say that PV by T is equal to constant. PV by T का जो रेशियो आता है PV and T का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है। That means we can say that P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। अब देखो इसमें तीनों चीज़ें वेरी कर रही हैं। P1 प्रेशर, T1 टेम्परेचर पे वॉल्यूम V1 था, तो क्वेश्चन कहेगा कि P2 प्रेशर, T2 वॉल्यूम पे, T2 टेम्परेचर पे बताओ वॉल्यूम कितना होगा। मतलब क्या निकालना होगा आपको, V2 निकालना होगा। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इन दोनों का जो कांस्टेंट उसे R बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
तो आगे मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम बोल सकते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। अगर n मोल ऑफ गैस है तो पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ क्या बेटा गैस। ये p क्या है, प्रेशर है, v क्या है, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, गैस का, क्या कंटेन कर रही है, n मोल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनिंग n मोल्स, किस में, लीटर में। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। r क्या है, तो r को हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट, या फिर इसी को तुम लोग वहाँ बोला करते थे सोल्यूशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड दिस T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद करो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, तो आप कहेंगे सर पी वी इज इक्वल टू एन आई टी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में, लीटर में, किसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम, कितने मोल ऑफ गैस के लिए, एन मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, तो आप कहेंगे सर टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी क्या है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में आ गया इतना, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, नहीं। अगर हम आर की बात करें, आर की, तो आर की क्या क्या यूनिट हो सकती है, तो आर की पहली यूनिट आती है 0.0821, 0.0821, ठीक है। आर की यूनिट की बात करेंगे, कब आती है ये, जब इसको एटीएम में लेते हैं, इसको लीटर में लेते हैं। तो ये आता है एटीएम, ये वैल्यू निकाली नहीं जाएंगी, लीटर, एटीएम, लीटर, टेम्परेचर इधर गया, केल्विन इनवर्स, मोल इधर गया, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 0.0821 एटीएम लीटर पे आते हैं। आर की दूसरी वैल्यू होती है बेटा 8.31, 8.31, 8.31 किस में आती है, जूल में, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। आर की अगली वैल्यू 8.31 इंटू 10⁻⁷, ये अर्ग में हो सकती है, अर्ग, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, क्योंकि हम जानते हैं एक जूल में 10⁻⁷ अर्ग। अर्ग की लास्ट वैल्यू 2 आती है, और ये 2 कैलोरी पे होती है, किस पे होती है, कैलोरी पे, कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। समझ में आया इतना। तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पे, एटीएम लीटर पे, आर की वैल्यू 8.31 जूल पे, आर की वैल्यू 8.31 इंटू 10⁻⁷ अर्ग में, आर की वैल्यू 2 कैलोरी पे। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ओके। फिर से आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, कुछ छोटे छोटे डेरिवेशंस और करेंगे। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर, आर टी। पी इज इक्वल टू, अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया, डेंसिटी, डी बाई एम आर टी, ये दूसरा फार्मूला आया। P इज इक्वल टू डी बाई एम आर टी, डेंसिटी के टर्म पर, किसके टर्म पर, डेंसिटी के टर्म पर। समझा कि नहीं समझा, मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मास, और मास तो गैस का कांस्टेंट ही होता है, आर तो खुद ही एक कांस्टेंट है, तो प्रेशर, प्रेशर proportional to dt, that means we can say that P1 upon P2 is equal to D1 T1 upon D2 T2। ये भी याद होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा इस पर, समझा कि नहीं, इस पर भी क्वेश्चन रहेगा, इस पर भी क्वेश्चन रहेगा। तो पहला फार्मूला पी वी इक्वल टू एन आर टी, डेंसिटी के टर्म पर पी इक्वल टू डी बाई एम आर टी, डी बाई एम आर टी। प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर सब चेंज हो रहे हैं, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू D1 T1 अपॉन D2 T2। बात समझ में आया इतना, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है नहीं, ओके। छाप लो सबको। आगे नेक्स्ट देखो, फिर से आइडियल गैस इक्वेशन बताओ मुझे, तो आप कहेंगे कि सर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब मैंने आपसे कहा कि इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट हो गए, तो समझ रहे हैं ना, यहाँ से आपको मिलेगा N1T1 इज इक्वल टू N2T2। समझता हो यार, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, समझा कि नहीं समझा, और ये आर भी कांस्टेंट है,
क्लियर? तो क्या मिलेगा, N1T1 इज इक्वल टू N2T2। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन कहता है कि T1 टेम्परेचर पे गैस के N1 मोल्स थे। क्या बोला, T1 टेम्परेचर पे गैस के N1 मोल्स थे। तो बताओ टेम्परेचर को T2 कर दिया गया तो गैस के कितने मोल्स बचेंगे? तो आप कहेंगे सर N2 मोल्स बचेंगे। कैसे निकालेंगे, N1T1 इज इक्वल टू N2T2। तो कितने मोल्स ऑफ गैस स्केप कर गई, मोल्स ऑफ गैस स्केप, कितने मोल्स ऑफ गैस स्केप कर गई? तो आप कहेंगे सर N2 माइनस N1। T1 टेम्परेचर पे गैस के मोल्स N1 थे, T2 टेम्परेचर पे गैस के मोल्स N2 बचे, तो कितनी गैस स्केप कर गई? तो कितनी स्केप कर गई बेटा, N2 माइनस N1, इतनी मोल्स ऑफ गैस क्या कर गई, स्केप कर गई। दूसरा, अगर मैंने कहा प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अब प्रेशर और टेम्परेचर को अगर आपने कांस्टेंट ले लिया तो तुम समझ रहे हो क्या होगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। That means we can say that V1 upon V2 is equal to N1 upon N2। ये तो बहुत पहले से जानते हैं, जो मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, जो मोल्स का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। कौन कौन से लॉ हो गए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-सॉक्स लॉ। इन लॉ की हेल्प से हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई। अब इसका चौथा लॉ आएगा, दैट इज नेम्ड एज एवोगाड्रोस लॉ। कौन सा लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ये लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ, ये बहुत ही पहले से पढ़ा है, मूल कॉन्सेप्ट में भी यही बात पढ़ी थी, अभी भी पढ़ रहे हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, क्या बोला मैंने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझा कि नहीं समझा? समझा। जैसे मैंने, अब इसको देखो दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू होता है NRT। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट है ही, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। यही बात तो यहाँ पर आई थी, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, दोनों बात सेम लिखी हुई है। अब अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो नंबर ऑफ मोल्स, अब लेकिन अगर वॉल्यूम भी इक्वल हो जाए तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या इसी को ऐसा लिखते हैं, दो गैस हैं, गैस 1 गैस 2, पी वी इज इक्वल टू N1RT, यहाँ पर लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू N2RT। देखो क्या, क्यों, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सब तो कांस्टेंट है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सब कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, N1 इज इक्वल टू N2। तो जो इसका मतलब वही इसका मतलब, समझ में आया इतना? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, अगर वॉल्यूम सेम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो कौन सा लॉ है बेटा, एवोगाड्रोस लॉ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब जितना भी लॉस पढ़े मैं उसको एक जगह लिखता हूँ, ध्यान से पढ़ो बेटा। चल पैदल PT ऊषा वो खड़ी है। पढ़ो ट्रिक क्या है बेटा, बेटा का मतलब बॉयल्स लॉ, बेटा टा का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसी को कंडेंस कर रहा है, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो बचा क्या क्या, प्रेशर, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब P1 इज इक्वल टू P2 एक ये पढ़ा था बेटा। बेटा बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P1 इज इक्वल टू P2। चल, चल का मतलब है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चल पैदल, पैदल का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। तो बचा क्या क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से आया था V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? PT ऊषा वो खड़ी है। अब इसका इसका मतलब समझो, PT ऊषा मतलब PT लॉ, कौन सा लॉ, PT लॉ। वो खड़ी, वो खड़ी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब बेटा जगह नहीं है, ध्यान से समझो, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट,
बेटा बॉयल्स लॉ, टा टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चल पैदल, चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट बचा क्या क्या, वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पीटी उषा वो खड़ी, मतलब पीटी लॉ पे वॉल्यूम कांस्टेंट तो बचा क्या क्या, प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो ये 3 लॉ ज़्यादा अच्छे से याद करो। फिर से मैं बोलता हूँ, बेटा बॉयल्स लॉ, टा टेम्परेचर कांस्टेंट, बचा क्या क्या, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। चल पैदल, चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट बचा क्या क्या, वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 या V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, पीटी उषा वो खड़ी, पीटी उषा मतलब पीटी लॉ वो खड़ी, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, पीटी लॉ पे वॉल्यूम कांस्टेंट बचा क्या क्या, प्रेशर और टेम्परेचर, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट मीन्स P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो सारे लॉस याद हुए कि नहीं याद हुए? याद हुए। कितने लॉस है हमारे पास टोटल? 4 लॉस। कौन कौन सा? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलो-सॉक्स लॉ। इन तीनों लॉ को मर्ज करके हमने एक लॉ बनाया जिसका नाम था एक इक्वेशन बनाई जिसे हम आइडियल इक्वेशन बोलते हैं। लास्ट फोर्थ लॉ इज एवोगाद्रोस लॉ। फिर से नाम, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलो-सॉक्स लॉ एंड द लास्ट वन इज एवोगाद्रोस लॉ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो इतने सारे लॉस को फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? गैसेस फॉलो करती हैं। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके, क्लास ओवर।